हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नूपुर एक गरीब विधवा होती है। उसके पति की मृत्यु के बाद तो मानो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसका मकान मालिक भी उसे घर से निकाल देता है क्योंकि उसके पति ने किराया नहीं चुकाया होता। और तो और नूपुर जब अपने मायके जाती है तभी उसकी दोनों भाभियां उसे घर में रखने से मना कर देती हैं। किस्मत और लोगों से इतने धोखे मिलने के बाद नूपुर पूरी तरह बिखर चुकी थी। हे ऊपर वाले, मेरी किस्मत में ही क्यों विधवा होना लिखा था। अब मैं कहाँ जाऊं? दोनों भाभियों ने भी घर से मुझे निकाल दिया, घर में नहीं मुझे रखा। क्या लिखा है अब मुझे भागन के भाग के मेश्वर। नूपुर 2 से 3 दिनों तक तो सड़कों पर ही सोती है, लेकिन एक दिन चलते चलते उसे गांव का एक कृष्णा मंदिर दिखाई देता है और वो वहीं रहने लगती है। हे कान्हा जी, कुछ दिन आपके घर रहूंगी। हिम्मत दीजिए कि मैं इस क्रूर और निर्दयी संसार में जी पाऊं और हर एक मुसीबत को मात दे पाऊं। तभी वहां पर एक पुजारी जी आते हैं और वो गुस्से से नूपुर से कहते हैं, अरे ओ लड़की, ये कोई गार्डन या पार्क नहीं है जो मुंह उठाया और चली आई। चलो दर्शन लो और निकलो यहाँ से। माफ कीजिएगा पंडित जी, वो दरअसल हाल ही में मेरे पति की मृत्यु हुई है और उसके बाद मेरी दुनिया इधर की उधर हो चुकी है। ना रहने का ठिकाना है और ना ही खाने का। मुझे इस मंदिर में कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए ना, मैं आपसे विनती करती हूँ पुजारी जी। अरे नहीं, यहाँ कोई भक्त नहीं रुक सकता। जाओ अब यहाँ से। लेकिन पुजारी जी मेरी बात तो सुनिए। पुजारी नूपुर के हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचते हुए मंदिर के बाहर धक्के मारकर निकाल देता है। रात के 10:30 बजे थे और मंदिर में कोई नहीं था। पुजारी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। एक पुजारी होकर आप मुझे मंदिर से बाहर नहीं निकाल सकते। क्योंकि अब मंदिर को बंद करने का समय हो चुका है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। पुजारी मंदिर के पाट को बंद कर देता है और खुद भी वहां से चला जाता है। अगले दिन नूपुर देखती है कि मंदिर के मुखिया कुछ बातचीत कर रहे हैं और वो किसी महोत्सव की बात होती है और वो और उनके आदमी इस बात से चिंतित थे कि गांव में सबसे अच्छा प्रसाद कौन बनाएगा। तभी मुखिया के आदमी में से नूपुर को विकास नजर आता है। विकास नूपुर के स्वर्गवासी पति जयंत का दोस्त था। विकास भाई साहब, मैं नूपुर, पहचाना आपने? अरे नूपुर भाभी, हाँ हाँ, पहचाना पहचाना। जयंत के साथ को जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ। जी भाई साहब, अब नियति के आगे किसी की चलती है क्या? अच्छा सुनिए, यहाँ किसी महोत्सव की बात हो रही है ना, और आप लोग प्रसाद बनाने वाले की तलाश कर रहे हैं। हाँ नूपुर भाभी, पूरे गांव के लिए पूरी सब्जी और हलवे का प्रसाद बनाना है, लेकिन सभी लोग ज्यादा रेट्स मांग रहे हैं। क्यों ना प्रसाद बनाने मैं आ जाऊं? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। जब मैं पहली बार आपके घर खाना खाने आया था तब भी आपने पूरी सब्जी ही बनाई थी, और वो भी इतनी स्वादिष्ट कि मेरा मन ही नहीं भर रहा था। रुकिए, मैं अभी मुखिया जी से बात करता हूँ। विकास मंदिर के मुखिया जी पंचमलाल को जाकर नूपुर के बारे में बताता है और मुखिया जी नूपुर को एडवांस पैसे देते हुए कहते हैं, ये लीजिए नूपुर बहन, ये कुछ एडवांस पैसे हैं। आप काम शुरू कर सकती हो। आपके पैसे हम आपको महोत्सव के दिन देंगे। धन्यवाद मुखिया जी, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। भगवान के प्रसाद को बनाने के लिए मैं पैसे नहीं मांगूंगी। हाँ, केवल प्रसाद का सामान लाने के लिए पैसे दे दीजिए। हाँ, वाह नूपुर बहन, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। आप सही मायनों में कृष्ण भगवान की एक सच्ची भक्त हो। नूपुर सामान लाती है और प्रसाद की तैयारी करने लगती है। महोत्सव के लिए बस 1 दिन बचा था और नूपुर को मंदिर के कक्ष में रहने की अनुमति मिल गई थी, वो भी महोत्सव के खत्म होने तक। लेकिन शाम के बाद मंदिर में जो पुजारी जी थे जिन्होंने पिछली रात नूपुर को मंदिर से बाहर निकाला, वो इस बात से अनजान थे कि नूपुर भी मंदिर में है। रात में नूपुर कक्ष में बैठकर अगले दिन के महोत्सव के लिए सारी तैयारियां कर रही होती है। तभी वो पुजारी जी की आवाज सुनती है जो फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। हेलो हेलो, हाँ बोल भिड़ू। हाँ आरेला है रे अपन। हाँ हाँ रुक, थोड़ा रोज की तरह दान पेटी से माल तो चुरा लेने दे, फिर करेंगे अपन आज धमा चौकड़ी और पार्टी शार्टी।
पुजारी मंदिर की दान पेटी से सारे पैसे निकालता है और आधे पैसे अपनी जेब में डालता है। कक्ष की खिड़की से झांकते हुए ये दृश्य देख नुपुर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बहुत घबरा जाती है। इसका मतलब शाम के बाद जो पुजारी आता है वो एक ढोंगी है, एक गुंडा मवाली। हे भगवान, नहीं, मुझे अभी मुखिया जी को यहाँ बुलाना होगा। लेकिन मैं कैसे बुलाऊं? मेरे पास तो फोन भी नहीं है। नूपुर हिम्मत जुटाकर कक्ष के बाहर आती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर चोर। नूपुर की आवाज सुनकर सभी गांव वाले विकास और पंचमलाल वहां इकट्ठा हो जाते हैं और ढोंगी पुजारी घबरा जाता है। अरे नुपुर बहन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ है चोर? नुपुर भाभी, क्या हुआ? आप तो प्रसाद की तैयारी कर रही थी ना, फिर अचानक से क्या हुआ है? कहाँ चोर? चोर चोर क्यों चिल्ला रही थी आप? ये है चोर, ये ढोंगी आदमी जो पुजारी का मुखौटा पहनकर हर रात यहाँ इस दान पेटी से पैसे चुराता है। शक तो मुझे इस पर कल रात को ही हो गया था मुखिया जी। मैंने इसे अपनी आंखों से और कानों से अपने दोस्त से फोन पर बात करते हुए सुना है। ये उससे कह रहा था कि ये रोज की तरह पैसे लेता है दान पेटी से, और इसकी भाषा से तो ये गुंडा लग रहा है। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? तुम्हें अंदाजा भी है तुम मुझसे इस तरीके से बात करके कितना बड़ा पाप कर रही हो? विधवा अभागन औरत! चुप, एकदम चुप। खबरदार अगर कुछ और बोला तो। लेकिन नुपुर, तुम यह बात दावे से कैसे कह सकती हो? रुकिए मुखिया जी, मैं अभी इसके लास्ट डायल नंबर पर कॉल लगाती हूँ, तब आप सब खुद ही सुन लीजिएगा। नूपुर उस ढोंगी पुजारी के फोन से लास्ट डायल नंबर पर फोन कॉल लगाती है और तभी ढोंगी पुजारी का गुंडा दोस्त उससे बात करता है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, इसका मतलब नुपुर भाभी सच कह रही हैं। ओ पाखंडी, चल हनुमान चालीसा सुनाकर दिखा। अच्छा ठीक है, वो नहीं तो फिर ये ले, इस कागज पर स्वास्तिक बनाकर दिखा। पुजारी बहुत डर जाता है, उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। वहीं अगले दिन महोत्सव में नूपुर बहुत स्वादिष्ट पूरी सब्जी बनाती है, जो सभी को खूब पसंद आती है। अरे वाह वाह वाह, आज तक के सभी महोत्सव में से सबसे बढ़िया प्रसाद बना है ये, मजा ही आ गया। हाँ हाँ नुपुर जी, आपके हाथों में सच में भगवान का आशीर्वाद है और दिल में भरपूर श्रद्धा। मंदिर का मुखिया पंचमलाल नूपुर के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये लीजिए नुपुर बहन, ये 50,000 की धनराशि। आपने इस मंदिर के लिए बहुत कुछ किया है और ऐसे में मैं चाहता हूं कि आप इन पैसों से अपना खुद का एक पूरी सब्जी का ठेला खोलो और एक मकान में रहो। कृपा करके इन्हें अपनाने से इनकार मत कीजिए। लेकिन मुखिया जी, आपको कान्हा जी की सौगंध, ये धनराशि रख लीजिए। नूपुर उस धनराशि को स्वीकार करती है और वो गांव में अपना पूरी सब्जी ठेला लगाना शुरू करती है और एक किराए के मकान में रहने लगती है। कुछ ही दिनों में उसकी खूब तरक्की होने लगती है और वो अकेले अपने जीवन में खूब आगे जाती है। कुसुम अपने पति राघवेंद्र के साथ रहा करती थी। कुसुम का पति गांव की एक मिल में काम करता, वहीं कुसुम लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई और खाना बनाने का काम किया करती। वो दोनों पति पत्नी एक सुखद और समृद्ध जीवन जी रहे थे। ये लो कुसुम, तुम्हारे पसंदीदा गुलमोहर। ये मोगरा तुम्हारे बालों पर जब लगते हैं तभी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। शुक्रिया जी, इनकी खुशबू भी बहुत सुंदर और मनमोहक है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसे मैं कल लगाऊंगी। अच्छा चलिए, अब आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। आज मैंने दम आलू, मलाई पनीर, पुलाव और घी वाली रोटियां बनाई हैं। राघवेंद्र और कुसुम दोनों खाना खाने बैठते हैं। तभी कुसुम के हाथ का खाना खाकर राघवेंद्र के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है। ओए होए 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 होए, अरे बीवी साहिबा, तुम्हारे हाथों में ऐसा कौन सा जादू है जिसके चलते तुम इतना बढ़िया खाना बनाती हो? राघवेंद्र और कुसुम एक खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन एक दिन मिल में आग लग जाती है, जिसमें राघवेंद्र की मौत हो जाती है और कुसुम विधवा हो जाती है। राघवेंद्र, राघवेंद्र, उठिए ना, आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। अब मैं क्या करूंगी इस दुनिया में? नहीं।
कुसुम जहाँ पर काम करने जाती थी वहाँ के लोग बहुत ही अलग और अजीब विचारों वाले लोग होते हैं। जब कुसुम विधवा हो जाती है तभी वो लोग कुसुम को घर के अंदर कदम नहीं रखने देते हैं। ओ अभागन विधवा, घर के अंदर कदम भी मत रखना। तू अब एक पनौती बन चुकी है और तू जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ पनौती ही फैलाएगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तेरा बेरंग बुरा साया मेरे घर में ना पड़े, ठीक है? लेकिन मालकिन साहिबा, आप इस तरह मुझे क्यों निकाल रहे हो? काम से हटाइए मत, ऐसा मत कीजिए मालकिन साहिबा। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे काम से मत निकालो। मैं क्या करूँगी? मुझे तो जल्दी कोई नौकरी भी नहीं देगा। वो सब मुझे नहीं पता। चलो चलो जाओ यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। मालकिन कुसुम को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और कुसुम रोते हुए अपने घर चली जाती है। 2 दिनों बाद उसके घर पर घर मालिक आता है और पिछले 3 महीनों का किराया ना देने के कारण वो उसका सारा सामान उठाकर घर के बाहर फेंक देता है और उसे भी घर के बाहर निकाल देता है। बेचारी कुसुम अपने सामान को लेकर यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगती है। सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस दुनिया में मेरे अपने सिर्फ मेरे भाई भाभी हैं, लेकिन वो दोनों मुझसे बात करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ और अब एक बेबस और बेसहारा विधवा। कुसुम अपने भाई भाभी के पास मदद मांगने जाती है, तभी उसकी भाभी उसे मदद देने की जगह एक कटोरा दे देती है। ये ले, ये कटोरा ले और जाकर भीख मांग, क्योंकि तू उसी लायक है और तेरी किस्मत में वही लिखा है, समझी? चल दफा हो जा यहाँ से अब। भाभी, भाभी मेरी बात तो सुनिए। कुसुम कई जगहों पर काम मांगने जाती है, लेकिन विधवा होने के कारण सभी उसे दूर करते हैं। इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी अब भीख ही मांगनी पड़ती है। वो चौक के किनारे खड़े होकर भीख मांगती है। दे दो, कुछ दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, आपका बहुत भला होगा, मुझ गरीब का पेट भर दो। अरे ओ भिखारन, चलो उठ यहाँ से। यहाँ पर पीछे ही फैक्ट्री है और स्कूल भी। यहाँ पर तुझ जैसे भिखारी लोग नहीं बैठ सकते। जाकर किसी गटर में जाकर रह। अच्छी खासी सड़कों को खराब करने के पीछे तुले हुए हैं बस बेवकूफ भिखारन लोग। वो आदमी कुसुम को वहां से भगा देता है। कुसुम अब रास्ते पर तपती धूप में नंगे पांव चलकर भीख मांगती है। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। कुछ ना खाने और पीने के कारण उसका सर भीषण धूप में चकराने लगता है और वो सड़क पर ठीक से चल नहीं पाती है और बीच सड़क पर ही हिलडुल कर चलती है और एक कार गलती से उसे ठोक देती है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। कार में बैठा अमीर आदमी विक्रांत कार से बाहर निकलता है और वो कुसुम को घायल देख घबरा जाता है। ओह नो, मुझे जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। विक्रांत कुसुम को अपने हाथों से उठाकर कार में बैठाता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। 4 दिन बाद जब कुसुम ठीक हो जाती है तभी विक्रांत उससे माफी मांगता है। वहाँ विक्रांत की भाभी रोशनी और बड़ा भाई अमर भी मौजूद होते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन गलती से मेरे हाथों आपका एक्सीडेंट हो गया। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, आपने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, मेरी इतनी देखरेख की। रोशनी भाभी और अमर भाई साहब ने भी मेरी इतनी चिंता की। मैं इस सब के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई और रहता तो मुझे वहीं पर घायल छोड़कर चला जाता। कुसुम जी, मैं चाहता हूँ कि अब आप यहीं पर हमारे साथ रहो। हाँ कुसुम, तुमने जिंदगी में बहुत कुछ देखा और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो बहुत गलत है। उससे अच्छा है कि तुम यही हमारे साथ रहो प्लीज। लेकिन रोशनी भाभी, मैं यहाँ कैसे वो? अरे तुम्हें शर्माने और हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है कुसुम, ये तो बिल्कुल तुम्हारे घर जैसा ही है। कुसुम उनके घर में रुकने के लिए तय करती है, लेकिन एक शर्त पर, और वो होती है कि वो उनके घर में खाना बनाएगी और वही एक तरह से उसका किराया होगा। सभी इस बात पर हंसते हैं और सहमति जताते हैं। रोशनी कुसुम को गले से लगाती है। कुसुम जब सबके लिए खाना बनाती है तभी उसके हाथ का खाना खाकर सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वाओ, दिस इज अमेजिंग कुसुम, तुमने तो कमाल का खाना बनाया है।
सीरियसली, किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना भी इतना टेस्टी नहीं होता जितना टेस्टी खाना तुमने बनाया है। वाह। हाँ कुसुम, स्पेशली ये वाली। उफ। कुसुम जी, मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्यों ना आप अपना एक ढाबा खोलो। आप इतना अच्छा खाना भी बनाती हो, लोग सच में आपके हाथ के खाने खा के फैन हो जाएंगे आपके। लेकिन विक्रांत जी, एक ढाबे को बनाने में कितना निवेश लगता है, ये तो आप जानते हो ना। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं दूंगा आपको पैसे। चाहिए तो आप आपका ढाबा सफल हो जाने पर मुझे वो वापस पैसे कर देना, लेकिन आप प्लीज अपना ढाबा खोलो। एक औरत को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी होता है कुसुम। ठीक है विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सुझाव और ख़ास करके पैसों की मदद के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए। मैं एहसानमंद रहूँगी आपकी इस मदद के लिए। कुसुम, अब बहुत रो लिया। अब आंसुओं को अपनी ताकत बनाकर साबित कर दो इस दुनिया को कि एक विधवा अकेली औरत भी कुछ कर सकती है। उसे भी जीवन साथी जाने के बाद जीने का हक है, और खास करके खुद के लिए जीने का। जी अमर भाई साहब, धन्यवाद। कुसुम अब अपना ढाबा खोलती है और वो स्वादिष्ट और लजीज पकवान बना बना कर बेचने लगती है। ग्राहकों को उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है। वो कम समय में ही ढेरों पैसे कमा लेती है और विक्रांत के पैसे उसे सूट समेत वापस लौटा देती है। इन सब के बीच में विक्रांत और कुसुम को कब एक दूसरे से प्यार हो जाता है, उन्हें इसकी खबर ही नहीं रहती। वो दोनों शादी कर लेते हैं। खूब मेहनत और मशक्कत करने के बाद कुसुम आखिरकार गांव का पहला 5 स्टार ढाबा खोल ही देती है। एक भिखारन बनी 5 स्टार ढाबे की ओनर। इस बात से सभी को हैरानी होती है। इस तरह कुसुम अपनी आगे की जिंदगी खुशी से अपने नए परिवार के साथ बिताती है। जयंतपुर कहकर एक गांव में महेश नामक एक गरीब मजदूर अपनी बीवी नंदा, बूढ़ी माँ कांता, बूढ़े पिता विशंबर और छोटे बेटा बेटी पिंकू और छवि के साथ रहा करता था। वो अकेला अपने परिवार को संभालता। उनके घर पर बहुत ही साधारण खाना बनता और वो लोग उसी फीकी दाल, चावल और सब्जी रोटी में बहुत खुश थे। एक दिन जब वो लोग बाजार जा रहे होते हैं, तभी पिंकू और छवि एक पिज्जा और बर्गर शॉप देखते हैं। पापा पापा, मुझे इस बड़ी सी दुकान से पिज्जा खाना है। मेरे स्कूल में चंदन और उसके दोस्त हर हफ्ते पिज्जा लाते हैं। हाँ पापा, मुझे भी बर्गर खाना है, वो भी चिकन बर्गर। प्लीज पापा दिला दो ना। लेकिन बच्चों, ये पिज्जा और बर्गर बहुत महंगा है और ये सेहत के लिए भी सही नहीं है। पापा पापा, ये सेहत के लिए तभी हानिकारक होता है जब इसका सेवन हर रोज या ज्यादा मात्रा में किया जाए। हमें स्कूल में टीचर जी ने सिखाया है, हमें पता है पापा। जी, अब जब बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो दिला दीजिए ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पैसे खर्च हो जाएंगे ना, तो हम कम खरीदी कर लेंगे आज, और जो ज़रूरी सामान है उससे ही खरीदेंगे। ठीक है नंदा, देखता हूँ कितने के हैं पिज्जा और बर्गर। जब महेश उस शॉप में कदम रखने जाता है, उसके पहले ही वो उस शॉप के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड देखता है जिस पर पिज्जा और बर्गर के दाम लिखे हुए होते हैं। महेश दाम देखकर हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये पिज्जा और बर्गर के दाम तो 150 रुपए से शुरू ही होते हैं। नहीं नहीं, मुझे माफ करना पिंकू और छवि बेटा, मैं तुम्हें आज ना सही लेकिन एक दिन ये अमीरों वाला खाना जरूर खिला कर रहूंगा। लेकिन पापा, हमें एक दिन नहीं, हमें आज ही खाना था। हाँ पापा, आप कभी हमें हमारी पसंद का कुछ नहीं खिलाते हो, बस इमली और कैरी, बस यही खाना लिखा है हमारी किस्मत में। बाकी लोग चॉकलेट, केक और न जाने क्या क्या खाते हैं, और हम चीनी को खाने के लिए तक 10 बार सोचते हैं। पिंकू और छवि नाराज हो जाते हैं और उन्हें नाराज होते देख महेश और नंदा को बहुत दुख महसूस होता है। उस रात जब सब सो जाने के बाद महेश और नंदा बाहर आंगन में साथ बैठे होते हैं, तभी आज हमारे बच्चे बहुत दुखी हुए ना नंदा। हाँ महेश जी, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। नहीं नंदा, अब इस सपने को पूरा करने की बारी आ गई है। अब ये सपना सच करके ही रहना है। अब मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन मैं अपने परिवार को अमीरों का खाना खिलाकर ही रहूंगा। देखना तुम नंदा। अगले दिन महेश कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने मालिक गट्टू लाल के कैबिन में जाता है। तभी वो उसे उसके बेटे के साथ एसी की हवा में वेफर्स, कोल्ड ड्रिंक्स और कपकेक्स खाते हुए देखता है।
और उसने अपने लिए एक शाही दम बिरयानी और चिकन टिक्का भी मंगवाया होता है। अरे महेश, तुम आओ ना, आओ आओ। जी माफ कीजिए साहब, लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूं। आप छोटे साहब के साथ खाना खाइए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। जी वो दरअसल मैं ये कहने आया था कि क्या मुझे आज से 2 घंटा एक्स्ट्रा ओवर टाइम का अवसर मिलेगा? मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए। ठीक है महेश, तुम दूसरी शिफ्ट के साथ 2 घंटे तक काम कर सकते हो। महेश अब कंस्ट्रक्शन साइट पर ओवर टाइम करने लगता है और वो हर महीने साइट में पैसे जमा करने लगता है। बस अब यूं ही हर महीने ऐसे पैसे इकट्ठा होते रहे तो फिर मैं अपने परिवार को आसानी से अमीरों वाला खाना खिला पाऊंगा। महेश को अच्छा काम करने पर उसका मालिक गट्टूलाल थोड़े और पैसे देता है। ये लो महेश, ये पैसे रख लो। तुमने इस महीने में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं खुशी से तुम्हें ये पैसे दे रहा हूं। धन्यवाद साहब। महेश गट्टूलाल से पैसे लेता है और वो बहुत खुश हो जाता है। उसके पास अभी अच्छे खासे पैसे इकट्ठा हो चुके थे। वो उन पैसों से अब अपने परिवार को एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने ले जाने के बारे में सोचता है। अरे वाह, मतलब वो बड़का वाला रेस्टोरेंट जहाँ पर वो ठंडी हवा देने वाली मशीन भी होती है और अमीरों वाला खान पान होता है। हाँ हाँ माँ, एकदम सही कह रही हो आप। चलो अब जल्दी से कोई सुंदर सी साड़ी पहन लो, और पापा आप भी कोई अच्छा और बढ़िया सा कुर्ता पहन लो, फिर हम चलते हैं। जी मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, हम भी। महेश और उसका परिवार सच सवर कर रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक उन्हें रेस्टोरेंट के बाहर देखकर ही अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है, ओए एक मिनट रुक। ओए किधर? यहाँ कोई मंदिर में मुफ्त में मिलने वाला प्रसाद नहीं है जो तुम गरीब मुंह उठाकर अंदर जा रहे हो। हाँ, अरे हुलिया देखा है अपना? तुम्हें देखकर बाकी लोग रेस्टोरेंट छोड़कर बाहर चले जाएंगे। लेकिन साहब, हमने क्या गलत किया है? जैसे अमीर लोग यहाँ खाना खाने आए हैं वैसे ही हम भी यहाँ पर खाना खाने ही आए हैं। हाँ बेटा, इसमें अब क्या अमीर और क्या गरीब। नहीं, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। मैं तुम गरीब फटीचर लोगों को अपने इस आलीशान रेस्टोरेंट में घुसाकर अपने रेस्टोरेंट की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहता। चले जाओ यहाँ से। महेश और उसका परिवार बहुत दुखी हो जाते हैं और वो लोग गर्दन झुकाकर वहां से चले जाते हैं। घर जाकर उन्हें वही रूखा सूखा खाना खाना पड़ता है। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, लेकिन लगता है कि मेरा ये जन्मदिन भी हर बार की तरह बेकार ही जाएगा और मुझे सिर्फ दही चीनी खाकर ही अपना जन्मदिन मनाना होगा। अरे पिंकू बेटा, ऐसा मत बोल। और कैसे बोलूं दादू? आपको तो पता है ना, हम गरीब हैं और चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, एक गरीब के घर अमीर का खाना कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं। पिंकू, अब पिंकू बेटा सुन तो। पिंकू रोते रोते वहां से चला जाता है। देखते देखते अगला हफ्ता आ जाता है और पिंकू के जन्मदिन के एक दिन पहले महेश जब शाम को काम से लौट रहा होता है, तभी वो उस रेस्टोरेंट मालिक के बेटे को कुछ गुंडे अगवा करके ले जाते हुए देखता है। ये वही रेस्टोरेंट मालिक होता है जिसने महेश और उसके परिवार की बेइज्जती की थी। महेश उस वैन के पीछे भागता है और वो तभी भागते भागते सड़क पर पड़े कुछ नुकीले कील उठाकर सड़क के बीचों बीच डालता है, जिससे उस वैन का टायर पंक्चर हो जाता है और महेश उस रेस्टोरेंट मालिक के बेटे को उन गुंडों के चंगुल से आजाद कर देता है और उन्हें खूब पीटता है। और तभी रेस्टोरेंट मालिक वहां पर पुलिस को लेकर आ जाता है। धन्यवाद भाई, आज अगर तुम नहीं होते तो न जाने वो गुंडे मेरे बेटे को कहां ले जाते और इसके साथ क्या करते। मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया और तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। तुम्हें अब मैं अपनी तरफ से दावत दूंगा जिसमें पूरा अमीरों वाला खाना होगा। धन्यवाद साहब, लेकिन मुझे मुफ्त की दावत नहीं चाहिए। ये लीजिए, ये पैसे लीजिए, बड़ी मेहनत से जुटाए हैं हमने। कल मेरे बेटे पिंकू का जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि कल मेरे घर में उसके जन्मदिन की पार्टी में आप भी आओ और साथ ही दावत का खाना लाओ, और हाँ, एक बड़ा सा केक मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, तुम अब चिंता मत करो,
बस कल अपने बेटे को और अपने पूरे परिवार को सरप्राइज दे दो। और इस तरह आखिरकार पिंकू के जन्मदिन के अवसर पर महेश का सपना पूरा हो ही जाता है और उसके घर अमीर का खाना आ ही जाता है, जिसे वो और उसका परिवार साथ मिलकर बड़े ही खुशी से खाता है। विद्या की शादी गांव के बड़े परिवार में होती है। उसके ससुराल में पति निकुंज, सास रमा, ससुर केशवलाल, जेठ प्रमोद और जेठानी नूतन होते हैं। हवेली में आने के बाद ससुराल के पहले दिन ही विद्या सभी को अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती है और साथ ही कटहल का अचार भी देती है, जो सभी को बेहद पसंद आता है। कैसा बना है खाना पापा जी, बताइए ना। एकदम कमाल का बना है बहू, वाकई में मुझे मेरी माँ की याद आ गई इस अचार को खाकर। भाई सच में मानना पड़ेगा, अचार एकदम फर्स्ट क्लास बना है। धन्यवाद पापा जी, धन्यवाद माँ जी। सब विद्या के बनाए हुए कटहल के अचार की खूब तारीफ करते हैं। लेकिन 2 दिन बाद अचानक से सभी को विद्या के पति निकुंज की डेड बॉडी हवेली के गार्डन एरिया में मिलती है। पुलिस तहकीकात करते हुए और ये अनुमान लगाया जाता है कि निकुंज ने आत्महत्या की है। शादी के ठीक 2 दिन बाद आत्महत्या? हाय दैया, ये सब क्या हो रहा है इस कलयुग में? अरे देवरानी जी, आपने तो 2 दिन में ही देवर जी को खा लिया। ये आप क्या बातें कर रही हैं भाभी? मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो कुछ खबर भी नहीं है कि निकुंज जी कमरे से बाहर कैसे गए। कल रात को तो दोनों साथ में एक ही समय पर सोए थे। सच में विश्वास कीजिए आप सब मेरा। अब कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। जरूर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ होगा, जिस कारण मेरे बेटे ने, मेरे निकुंज ने आत्महत्या कर ली। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? बेशरम लड़की, छी छी छी। केशवलाल और रमा विद्या पर इल्जाम लगाए जाते हैं। वहीं प्रमोद और नूतन दोनों मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। उनको ऐसा करते देख विद्या को उन पर शक हो जाता है और वो उनका पीछा करते हुए उनके कमरे तक जाती है और बाहर से सब सुनती है। किसी को पता भी नहीं चला कि मैं ही था उस आखिरी समय में छत पर, जिसने निकुंज को ऊपर बुलाया और छत से धक्का मारकर गिरा दिया 4 मंजिलों से नीचे। अब निकुंज की नैया तो पार कर दी। अब उसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई। विद्या ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। इसका मतलब निकुंज जी के कातिल उन्हीं के बड़े भाई यानी प्रमोद भाई साहब है? नहीं, मुझे ये अभी फौरन जाकर माँ जी और पापा जी को बताना होगा। विद्या फिर से सभी को इकट्ठा करती है और केशवलाल और रमा को प्रमोद की सच्चाई बताती है। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग खराब वराब हो गया है क्या? भला एक भाई अपने भाई की जान क्यों और कैसे लेगा? छी छी, तुम कितनी गंदी सोच वाली लड़की हो। और नहीं तो क्या विद्या, मेरे छोटे भाई निकुंज को तुमने मारा है। तुम्हारे कारण ही उसने आत्महत्या की है। पापा जी मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और अपने इन्हीं कानों से सुना है। प्रमोद भाई साहब नूतन भाभी को बता रहे थे कि उन्होंने ही निकुंज जी को फोन करके छत पर बुलाया और तभी उन्हें ऊपर से धक्का मारकर मार डाला, क्योंकि उन्हें निकुंज जी के हिस्से की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी। पापा, इस बेवकूफ औरत की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। ये बौरा गई है, खुद का इल्जाम मुझ पे थोप रही है। बहुत गलत कर रही हो तुम विद्या। प्रमोद जी ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। वो तो देवर जी से कितना प्यार करते थे। अरे बस, बहुत हुआ तुम लोगों का। अरे बेवकूफ समझ रखा है क्या? विद्या, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं और रामा हम देख लेंगे कि क्या करना है। बेचारी विद्या को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन विद्या तब भी हिम्मत नहीं हारती। वो अपने मायके में अपने दादाजी और दादी जी के साथ रहती थी। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। विद्या अपनी दादी की गोद में सर रखकर बहुत रोती है, लेकिन दादी उसे हिम्मत देती हैं कि उसे जीवन में आगे बढ़ना ही होगा, किसी के लिए ना सही खुद के लिए। वो अपना एक छोटा सा ठेला लगाने आती है और वहाँ पर वो खाना बनाकर बेचने लगती है और साथ ही कटहल का अचार भी बेचती है। अचार, अचार, कटहल का अचार, शुद्ध और मसालेदार कटहल अचार, भोजन के साथ खाइए और इसका आनंद उठाइए। अरे वाह, ये अचार तो बहुत ही अच्छा है और स्वाद तो मैं क्या ही कहूँ, लाजवाब। अरे मुझे तो 2 डिब्बे भरकर अचार दे दो।
विद्या के दादाजी के दोस्त के बाग में 4 बड़े कटहल के पेड़ थे और वो कटहल सस्ते और किफायती दाम में बेचा करता, जिसके चलते विद्या को अचार बनाकर बेचने में आसानी होती। विद्या का ढाबा और कटहल अचार का व्यापार दोनों सफल होने लगते। अब बस मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे अपने निकुंज जी को इंसाफ दिलाना है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि प्रमोद भाई साहब और नूतन भाभी ने पापा जी के सामने झूठ बोला। मुझे जल्द से जल्द वकील ढूंढना होगा। विद्या वकील ढूंढने में लग जाती है। वो अपने दादाजी के साथ कोर्ट जाया करती और आखिरकार उसे मुकेश नामक एक अच्छा वकील मिल ही जाता। देखिए विद्या जी, केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमारे पास 1% का भी सबूत नहीं है आपके जेठ प्रमोद के खिलाफ, लेकिन स्टिल मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद वकील साहब। वहीं हवेली में प्रमोद और नूतन अब कोई नई खिचड़ी पका रहे होते हैं। अब निकुंज और विद्या नाम के कंकड़ तो हमारे रास्ते से हट गए, लेकिन अब भी 2 कंकड़ बाकी हैं, माँ जी और पापा जी। क्यों ना हम उन्हें भी उनके बेटे के पास ही भेज दें। और वैसे भी उनकी उम्र हो ही चुकी है, फालतू में बस हमारे सर का बोझ बने बैठे हैं। हाँ नूतन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बस बहुत हो गया, अब हमें माँ और पापा को अपने रास्ते से हटाना ही होगा, ठीक उसी तरह जैसे मैंने निकुंज को हटाया था। अब मेरे पास एक ढिंचक आइडिया है। अभी वो दोनों नीचे ही बैठे हैं सोफे पर, एकदम हवेली के बीचों बीच। आप नीचे ही रहना, मैं ऊपर से झूमर की रस्सी काट दूंगी, जिससे झूमर सीधे हवेली के बीचों बीच माँ जी और पापा जी के सर पर गिरेगा। और आप भी थोड़ी सी ना चोट वोट लगा लेना जानबूझ के अपने हाथ पांव पर, ताकि किसी को शक न हो कि ये एक सोची समझी साजिश थी। नूतन अब पहली मंजिल पर होती है और प्रमोद, केशवलाल और रमासंग नीचे बैठा होता है। नूतन के हाथ में एक बहुत ही नुकीला और तेज धार वाला चाकू होता है। वो उससे झूमर की रस्सी को काटने जा ही रही होती है कि तभी पीछे से आकर विद्या उसे रोक लेती है और वो उसे खींचते हुए नीचे आ जाती है। विद्या प्रमोद के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। बेवकूफ कहीं की, सारा प्लान चौपट कर दिया। अच्छे खासे मरने वाले थे आज ये दोनों बूढ़ा बुढ़िया, और तुमने आकर तो। क्यों रुक क्यों गई भाभी? पूरी साजिश बताइए ना। अरे वो तो अच्छा हुआ कि हवेली के माली ने इन दोनों हैवानों की बातें सुन ली और मुझे तुरंत फोन किया, वरना आज आपका ही बेटा और आपकी बहू, आप दोनों की जान लेने वाले थे माँ जी और पापा जी। केशवलाल और रमा ये सब जानकर बहुत हैरान रह जाते हैं और इंस्पेक्टर आकर प्रमोद और नूतन को गिरफ्तार कर लेते हैं। विद्या बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। जबकि तुम ही सही थी, हमें माफ कर दो बहू। विद्या उन्हें माफ कर देती है। इस तरह आखिर में सब ठीक हो जाता है। विद्या अपने ससुराल में वापस चली जाती है और वो अपने दादाजी और दादी जी के साथ साथ अपने सास ससुर का भी ध्यान रखती है और कटहल के अचार के बिजनेस से खूब सफलता प्राप्त करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।